एक्ट या अधिनियम, ठीक है। कौन से एक्ट बनाए उसने? सबसे पहला वाला देखो, रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा, अगर कोई पूछे कि संविधान क्या है, संविधान क्या है, तो कल मैंने बताया था क्या है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जहाँ पर आप, हाँ, जिसमें कि वहाँ पर सारी चीजों का समावेश है। अब कोई अगर ये पूछ ले कि संविधान की महत्वपूर्ण क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो ऑब्वियस सी बात है, वो वहाँ पर किसी राज्य को चलाने की सबसे सुप्रीम पावर उसके पास है, उसमें सारे लॉज दिए हुए हैं, प्लस वो इसको भी ध्यान रखता है कि जहाँ जिस स्टेट पे वो इसको चलाएगा, जिस पे लागू करेगा, वहाँ के लोगों की जो कल्चरल भावना है, वहाँ के लोगों के जो मॉरल्स हैं, वहाँ के लोगों के जो वैल्यूज हैं, ठीक है, उनको हानि ना पहुंचे, उनके साथ उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया पड़े। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि इसमें हम लोग एक चीज देखते हैं कि मिनिमम कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, करना ही ना पड़े ये कभी मत बोलना, मिनिमम कॉम्प्रोमाइज बोलना हमेशा, या न्यूनतम समन्वय। क्यों हम ये कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं कि हर एक कैटेगरी के लोग अपना ही खोलेंगे तो वो किसी के साथ करेंगे नहीं। जरूरी नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं वो तुम्हारे लिए भी। अब जैसे गुंडा है, वो सोचेगा भाई हम तो सही कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल जनता के लिए तो वो चीज खराब है। इसलिए ऐसा करेंगे कि दोनों के साथ कॉम्प्रोमाइज हो, जो करेंगे लेकिन मिनिमम कॉम्प्रोमाइज, उसके अपने कल्चरल से मिनिमम कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, ठीक है। तो संविधान हमें और इस चीज के लिए स्वतंत्रता देता है, वो हमारे राइट्स के लिए स्वतंत्रता देता है। वो ये भी करता है कि जो राज्य अपने नियम बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, क्या वो हमें किसी की तरह हानि तो नहीं पहुंचा रहे हैं। मतलब जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक तंत्र, देखो लोकतंत्र, गणतंत्र, ठीक है, और एक होता है, बताओ, जिसमें हायरार्की से चलती है, उसको क्या बोलते हैं? राजतंत्र। और एक शासन जो रूढ़िवादी शासन होती है, तानाशाह, ठीक है। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो लोकतंत्र का यानी मतलब क्या होता है? जो लोग के द्वारा होता है, तो ये हो जाएगी डेमोक्रेटिक, ये हो जाएगी रिपब्लिक, ठीक है। तो क्या हमारा देश में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों है? तो हम कहेंगे हाँ दोनों है, ठीक है। तो मतलब सरकार बना जो रही है नियम, जैसे तानाशाह में तो जरूरी नहीं होता कि तानाशाह जो नियम बना रहे हैं वो सबके लिए अच्छा, वो अपने लिए अच्छा देखते हैं, लोगों का अच्छा हो ना हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सिमिलरली इंडिया में ये कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है, जिससे कि जो सरकार नियम बना रही है क्या वो लिटरली लोगों के लिए अच्छा है, ये इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसके लिए क्या बनाया गया है? जुडिशियरी सिस्टम बनाया गया है। जुडिशियरी सिस्टम बनाया गया है, जुडिशियरी सिस्टम के पास एक पावर होती है। इंडिया की जो जुडिशियरी सिस्टम है उसके पास एक पावर होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन, या जिसे हम लोग जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन जो है, भारत के जो जुडिशियरी सिस्टम है उसके पास ये पावर है। इस पावर में वो क्या करता है कि जो नियम कानून बनाए गए हैं वो उसकी जांच करता है, देखो सब विधेयक दिया जाता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो विधेयक कानून बन जाए। विधेयक और कानून, विधि में अंतर होता है। क्या है? विधेयक और विधि और विधायक, ठीक है, तीन अलग अलग शब्द हैं। इसका मतलब विधायक क्या है? जो मेंबर्स होते हैं, चाहे वो विधायक तुम्हारे स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो विधायक तुम्हारे सेंट्रल लेवल पे हो,
ठीक है। विधेयक, विधेयक यानी कि जो विधायक होते हैं अलग अलग, जो उनको कैबिनेट मिनिस्ट्रीज दी जाती है या लोकसभा में जब उनको बैठाया जाता है, तो वो एक सजेशंस लेके आते हैं, उसे हम विधेयक कहते हैं, जो पढ़ाया जाता है। जैसे कि अभी रिसेंटली जो मीरा है, किरोड़ीलाल मीरा शायद, जो मीरा अभी यहाँ पे बने हुए हैं, वो एक विधेयक लेके आए थे असेंबली में, राजस्थान की असेंबली में, कि गाय की रक्षा के लिए उन्हें राष्ट्रीय पशु बनाया जाए। ठीक है, तो वो एक विधेयक हुआ। लेकिन जब वो दोनों के दोनों सदनों में पारित हो जाएगा, तब जाके वो कानून या विधि बनेगा। तो पहले क्या होती है, विधेयक होती है, उसके बाद ये विधि बनती है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जब वो विधेयक आया, उस पर अगर सोचो कि वो कानून हो गया, तो कुछ लोग, ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लोगों को वो चीज पसंद ना हो, जब उनको ये पसंद नहीं आएगा तो वो उसके ऊपर स्टे ले लेंगे। तो अगर स्टे लेगा, जब किसी के ऊपर चैलेंज किया जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, चुनौती देना कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चुनौती। ठीक है, चुनौती देना या चैलेंज देना कहते हैं। तो चैलेंज कहाँ पे दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा या हाई कोर्ट में। देखो, जब हम लोग ये पढ़ेंगे ना, जुडिशरी सिस्टम में हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि है सिलेबस में हम लोग के, तो हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते किसी भी चीज के लिए। सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के लिए भी टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे ब्लॉक लेवल पे काम करेंगे पहले हम लोग, ब्लॉक लेवल से फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद अगर वो हाई कोर्ट के जितने भी नॉर्म्स हैं सैटिस्फाई हो, तब जाके वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वॉट एवर में भी। तो जुडिशियरी सिस्टम इन सब चीजों को ध्यान रखेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है, हम लोग बहुत सारे केसेस डिस्कस करेंगे। केस डिस्कस करने से क्या होता है, पॉलिटी तभी पढ़ी जाती है जब उसके साथ केसेस डिस्कस हो। देखो, एक केस था, हम रिसेंटली न्यूज़पेपर में पढ़े, केस ये था कि सिंगल मदर्स, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है, उनका जो उनको काम करवाया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, इन सब चीज़ों पर पहले इतना नहीं था। फिर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया कि सिंगल, पहले था कि सिंगल मदर कभी भी बच्चे गोद नहीं ले सकती। जो बच्चे गोद लेने का जो प्रोसेस है काफी टफ है इंडिया में। व्हाई? बिकॉज उनके साथ ये सारी घटनाएं हो चुकी होती है, सेक्सुअल अब्यूजमेंट हो चुका होता है उनके साथ। तो उसके बाद सुष्मिता का जो केस आया कि शी इज अ सिंगल पर्सन, सिंगल मदर होने से वो गर्ल चाइल्ड को गोद लिया। तो उनका केस जब चैलेंज के बाद जब उसने जीता और जो फैसले हैं, उसके बाद ये नॉर्म्स बना कि सिंगल फादर कभी भी बच्चे गोद नहीं ले सकते, सिंगल मदर बच्चे गोद ले सकते हैं, अनलेस फैमिली पर्सन बच्चे को गोद ले सकते हैं, इसके अलावा कोई गोद नहीं ले सकता। बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूटी। तो हम ये हर वक्त हम पढ़ते जाएंगे, जैसे ही हम अनुच्छेद स्टार्ट कर देंगे, हम लोग पढ़ते जाएंगे कि एक एक केस, और उस एक एक केस का भी एग्जाम में ऑप्शन बना के पूछता है। तो जुडिशरी सिस्टम क्या करता है, इन सारी चीजों को, बेसिक स्ट्रक्चर्स को देखता है कि वो उससे वायलेट ना कर सके। ठीक है, तो हमारा जो संविधान है वो इसीलिए मेनली इंपॉर्टेंट और ज्यादा बन जाता है। ठीक है, अब सबसे पहला एक्ट जो था वो था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग, ये हमारे इसने बनाया था, किसने बनाया था, ये हमारे हाँ, EIC ने बनवाई थी। EIC ने इसमें कुछ कुछ नियम्स रखे थे कि क्या क्या होगा। अब देखो, सबसे पहले इस एक्ट को बनाया गया था 1773 में। ठीक है, इस एक्ट को 1773 में बनाया गया था, और इसमें आपके पहले क्या था, जब प्रेसिडेंसीज होते थे, प्रेसिडेंसीज होते थे, ठीक है, प्रेसिडेंसीज जैसे कि कोलकाता प्रेसिडेंसी हुआ। कल मैंने बताया था कि कहाँ कहाँ पर ब्रिटिश शासन चलता था, कहाँ कहाँ पर रियासती चलता था। तो ये कोलकाता वाला केस हुआ, बंगाल, मद्रास, उड़ीसा, ये साइड जो सारा था, ये सारे अलग अलग प्रेसिडेंसीज में भरे हुए थे। लेकिन बंगाल जो था ना, सबसे बड़ा था, कोलकाता प्रेसिडेंसी। तो इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया था, कोलकाता प्रेसिडेंसी के अंडर इस बंगाल, मद्रास और उड़ीसा को ज्वाइन कर दिया गया, और बोला गया कि जो सारे नियम है कोलकाता प्रेसिडेंसी बनाएगी। और सबसे पहले
यहाँ पर सबके अपने अपने रूलर्स होते थे पहले, तो इसका मतलब सबके अपने अपने जनरल होंगे। लेकिन जैसे ही इसने कोलकाता प्रेसिडेंसी का नाम लाया तो यहाँ पर कोलकाता कोलकाता प्रेसिडेंसी, ठीक है, कोलकाता प्रेसिडेंसी के सबसे पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, सबसे पहले कहाँ बनाया गया उनको, गवर्नर जनरल का पद लाया गया, किस लिए, कोलकाता प्रेसिडेंसी के लिए। और यहाँ पर क्या किया, 4 सदस्यों की एक कमेटी बना दी गई। ठीक है, तो सबसे पहला गवर्नर जनरल, इसका मतलब कहाँ पे आया, यहीं पर आया। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसी कोलकाता में ही बनाया गया, इसी एक्ट के द्वारा बनाया गया। तो इम्फे जो थे इसके पहले जज थे। ठीक है, इम्फे इसके सबसे पहले जज थे। तो इसका मतलब अगर कोई पूछे कि सबसे पहले कहाँ पे, स्वाधीनता से क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, स्वाधीनता से भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कब बना, या उसके सबसे पहले जज कौन थे, तो तुम्हें देखना पड़ेगा इम्पे है कि नहीं, तो इम्पे को बोलना। तो हाँ, तो बोलना इम्पे। और अगर ये बोले कि स्वाधीन भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने थे, तब तुम्हारा इम्पे नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो एलिजा इम्पे इनका नाम था, एलिजा इम्पे। इसके साथ और 3 जज थे, और 3 जजेस थे, उसके नाम थे इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसके साथ और 3, तो ये 2 मेन चीजें इसमें करवाई गई थी। क्लियर है, क्लियर है ना। तो सबसे यही 2 पॉइंट तुम्हें एग्जाम में पूछे जाएंगे, और कुछ नहीं पूछते हैं इसमें। सबसे पहले क्या हुआ कि प्रेसिडेंसीज को जोड़ा गया और कोलकाता को सबसे इम्पोर्टेंट चीज किया गया, जिसमें इसी वजह से सबसे पहले हमारे क्या थे, गवर्नर जनरल का पद बना। और इसमें सबसे पहले कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, सबसे पहले कौन बने, वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बने। और इसी में ही क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट बनाई गई, जिसके सबसे पहले जज कौन थे, एलिजा इम्पे। बस यही 2 चीज इसमें याद करना और कुछ नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग डालना, नेक्स्ट हेडिंग डालो कि सेटलमेंट एक्ट। लेकिन इस वक्त एक चीज थी, वहां पर बैठे जो क्राउन, अब यहाँ पर जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नाम सुना होगा, अभी कोई भी भारत में भी रिसेंट में कोई भी बड़ी कंपनी होती है तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग सुने होंगे, तो उन्हीं के हाथ में सारी चीजें रहती हैं, यानी कि कितने शेयर्स होंगे, कौन सी कंपनी के साथ क्या मर्जिंग किया जाए, कोई एमएनयू किया जाए कि नहीं, कुछ भी हो, राजस्व हो, तो इस कंपनी के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। तो इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये सुनिश्चित किया गया कि जितना भी राजस्व होगा, ये वो जितनी सारी चीजें होंगी सब ये डिसाइड करेंगे। क्लियर। साथ ही साथ इनको जो ब्रिटिश क्राउन वहां पर बैठा है, उस ब्रिटिश क्राउन को तुम्हें सुनिश्चित करवाना होगा कि तुम कितना राजस्व ले रहे हो। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसे पूछते नहीं है, फिर भी मैं लिख देती हूँ एक हिंट में, 3 पॉइंट इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट लिखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसमें, सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, ये ईआईसी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। ईआईसी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इनको क्या किया गया, इनका जो पद है, पद में इंक्रीमेंट हुआ, पद में इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि उनके पास पावर्स ज्यादा है, पावर्स ज्यादा आए, ज्यादा आ गए। कैसे पावर्स, जिसमें पावर्स में आती है आपकी कर या राजस्व बोल दो, राजस्व, फिर जजमेंट के लिए कितना जजमेंट है, इम्पोर्टेंट डिसीजंस बोल दो, इम्पोर्टेंट डिसीजंस बोल दो, ये सारे लेने के पावर्स इनके पास ज्यादा आ गए। और प्लस इनको ब्रिटिश क्राउन को डिटेल देनी होगी, डिटेल प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये पहले अपने मनमर्जी से हिसाब से चल रहे थे, अब क्या था कि
इसमें ना एक मतलब कोई भी, अब देखो उस समय भी जमींदार वगैरह होते थे, ठीक है, तो जमींदार अपने कुछ चीज़ों को बढ़ाने के लिए यहाँ के जो ऑफिसर्स होते थे उसको थोड़ा बहुत रिश्वत वगैरह खिला देते थे या उनको गिफ्ट दे देते, तो वो उसके ऊपर खुश हो जाते थे। वो गलत काम जमींदार के बच्चे कर भी दे तो वो उनको कुछ नहीं कहते थे, जबकि नॉर्मल जनता वही काम करे तो उनको प्रेरित करते थे। तो उन लोगों में भी थोड़ा सा करप्शन था। तो लेकिन जो इसी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको ये करप्शन तो लोअर ऑफिसर्स का बुरा ही लगेगा, ऑब्वियस ही बात है। इसलिए रेगुलेटिंग लैंड, रेगुलेट मतलब क्या, किसको रेगुलेट करना, चाबी कसना कि मेरे हिसाब से तुम चलो। तो सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट बना 1773 में। ये इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। क्लियर है। अब सेकंड क्या था, सेटलमेंट एक्ट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। अब इस सेटलमेंट में सबसे पहले इसको इसलिए लाया गया क्योंकि ये जो पहले वाले थे ना, जस्ट अभी वाला जो था ये तुम्हारा 1781, कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। सन जब याद करना होगा हम बता देंगे, बस सन लिखा है कि तुम्हें इन्फॉर्म रहे, तुम थोड़ा सा मैचिंग कर पाओ दिमाग में। सन जिसको याद करना हो हम बता देंगे। तो इसमें इसका आने का मेन उद्देश्य था जो इसका रेगुलेटिंग एक्ट था। ये रेगुलेटिंग एक्ट को जिस हिसाब से बनाया गया था उसमें कुछ देखो, कोई भी हमारे यहाँ भी कोई परिषद बनती है, कोई स्कीम आती है, तो स्कीम में कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। तो जिन लोगों को नहीं होता वो उसकी कमियां निकालते हैं। तो सेम प्रॉब्लम तब भी था। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट बना उसमें जो जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए सेटलमेंट एक्ट बना। सेटलमेंट एक्ट में तो पहले तो पॉइंट इसका यही हो गया कि उसकी कमियों को दूर करने के लिए बना था। दूसरा, ये जो रिश्वत वाला पार्ट था, या रिश्वत बोलोगे या जो गिफ्ट्स वो लोग लेते थे, या जो पैम्पर्डनेस वो वहां की जनता से जो वहां के ऑफिसर्स लेते थे, उसको खत्म कर दिया गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि बिना उसके जो है आपको खत्म किया गया। इसके बाद जो सर्वोच्च न्यायालय था उसको वो लोग सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय बोला जाता था हिंदी में। और वो बोला गया कि सर्वोच्च न्यायालय की जो अधिकारिता होगी वो काफी अधिक होगी, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी अधिकारिता होगी लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता भी ज्यादा होगी क्योंकि केस वहां पे चलेगा और चल के हमारे पास जरूर आएगा, ठीक है। तो ये इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बस मेन इसका पॉइंट जो था ये तुम्हारा सेटलमेंट वाला पॉइंट था कि रिश्वत वाला पार्ट जो था, क्योंकि घूस खिला के मामला पहुंचता ही नहीं था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, या मामला पहुंचता ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट के पास। क्यों? क्योंकि कलकत्ता के पास सारी अथॉरिटी आ चुकी थी। तो कलकत्ता में लोग वहां पे जमींदार ज्यादा होते थे, वो ज्यादा मेहनत, मतलब समझ रहे हो कलकत्ता का जो था, तुम विक्टोरिया मेमोरियल में जाके देख ही सकते थे वहां पे क्या प्रॉब्लम्स चलते थे। तो ये सेटलमेंट वहां पे है। लेकिन इसके बाद वाला जो था वो है पिट्स, पिट्स एक्ट। इसके बाद वाला तो इसमें ज्यादा लिखना नहीं है इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा। पिट्स, पिट्स एक्ट, पिट्स एक्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तुम इसको इस नाम से भी सुनते हो, पिट्स इंडिया एक्ट करके भी पहले 10th में पढ़ा होगा, तो इसको याद ऐसे भी लिख सकते हो, पिट्स इंडिया एक्ट। ये थोड़ा सा मजबूत। पिट्स क्या थे एक्चुअल में, ये जो है ना वो वहां की ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश सांसद में ही आया था। ब्रिटिश सांसद के एक सचिव थे पिट्स करके, उन्होंने कुछ एक्ट, कुछ अधिनियम लाए थे जो कि वहां पर थे। कहाँ पर थे? ये पिट्स जो है, ये पिट्स तुम्हारे ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक इन पर्सन थे, पिट्स सचिव थे जिनका नाम पिट्स था, वो लाए थे, इसलिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट बना, ठीक है। अब ये एक्ट क्या बना? ये एक्ट ये बना कि यहाँ पर जो अब देखो जब धीरे 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 चीजें बनती जाती हैं, करते जाते हैं ना, तो वहां पर कमियां निकलनी शुरू हो जाती है। अब तुम अगर किसी को पूरा का पूरा सत्ता दे दो तो वो अपने आप को भगवान समझने लगते हैं, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे ईआईसी के,
वो उनकी पोजीशन ऐसी आ चुकी थी कि वो अपने आप को भगवान समझने लग गए थे। सो फॉर दैट रीजन क्या हुआ कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये न्यूज़ पहुंचने लगी थी कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम वहां पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में बता दिया गया था कि तुम्हें सूचना देनी पड़ेगी, तुम जितना भी बिजनेस राजस्व यहाँ पे कर रहे हो तुम्हें सूचना ब्रिटिश क्राउन को देनी पड़ेगी। तो सेम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में सब कुछ आ गया। तो ये पिट्स एक्ट जब बना तो पिट्स एक्ट ने क्या किया कि पिट्स एक्ट बोला कि मैं इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे मॉनिटरिंग करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि मॉनिटरिंग ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ EIC, ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट क्या था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कंट्रोल स्थापित करना था। ठीक है, साथ ही साथ इसमें ये प्रॉब्लम थी कि अब ये शासन कैसा चला रहे हैं, क्या शासन चला रहे हैं, कैसे पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वहां पर ये जो गवर्नर जनरल है वो क्या कर रहा है, उसके अंडर में कितने थे। इसके पहले उसके अंडर में 4 मेंबर्स होते थे। ठीक है, कितने मेंबर्स होते थे? 4 मेंबर्स होते थे। लेकिन इस एक्ट ने क्या किया, घटा दिया, 1 मेंबर घटा दिया, 3 मेंबर्स ही कर दिए। ठीक है, 3 मेंबर्स कर दिए, जिससे कि उनका जो प्रशासन था, प्रशासन चलाने का जो तरीका था उस पे कंट्रोल कर सके, उसको लिमिट में रख सके। ठीक है, उसको क्या कर सके, कंट्रोल में कर सके, उसको लिमिट में रखे। वो जो खुद को भगवान समझने लगा है उस पर अंकुश लगाना था। मेन क्या करना था, उसके प्रशासन पद्धति पर अंकुश लगाना था। ठीक है, ये था इस पिट्स का मेन काम। तो पिट्स एक्ट का मेन काम क्या था? पिट्स एक्ट का मेन काम यही था। ठीक है, 3 मेन काम थे। तो हमने इंपॉर्टेंट क्या देखा, रेगुलेटिंग देखा और इंपॉर्टेंट पिट्स देखा। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग चार्टर एक्ट देखेंगे। चार्टर एक्ट, बहुत सारे चार्टर एक्ट बने थे। सबसे पहले 1813 में चार्टर एक्ट बना था। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था कि ये जो कंपनी थी लीज पर ही आ रही थी। ठीक है, वो हर बार 20 साल होगा, 20 साल होगा, 10 साल होगा, ऐसे लीज लेके लेके आ रही थी। तो चार्टर एक्ट में क्या किया गया, चार्टर एक्ट में किया गया कि उसको और 20 साल का लीज बढ़ा दिया गया। पहला चीज तो ये करा दिया गया कि 20 साल का और एक्स्ट्रा बिजनेस का व्यापार के लिए उसको बढ़ा दिया गया, व्यापार का दिया गया। ठीक है, सेकंड थिंग, भारत में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो इनका चाय का व्यापार, इनको बहुत जो सबसे बहुत इनकम होता था इनको चाय के व्यापार से। और दूसरा ये चीन के साथ व्यापार। 2 चीजें, चाय का व्यापार प्लस चाइना के साथ व्यापार, इन सब का बहुत सारा फायदा होता था। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, इसने ये किया कि ब्रिटिश सरकार, क्योंकि पिट्स तक क्या थी, ब्रिटिश सरकार आ गई थी। अब ब्रिटिश सरकार बीच में धीरे धीरे कूदना स्टार्ट कर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने बोला कि ठीक है, हमने तुम्हें 20 साल की लीज दी थी। ठीक है, तुम्हारे चीजें मेरे पास के शेयरिंग में आएंगी। दूसरी चीज, तीसरी चीज, तुम क्या कर रहे हो ये सारी जानकारी होगी, मेरे लोग वहां पे जाएंगे। चौथी चीज, ये जो चलो ठीक है, चाय का व्यापार और चाइना के साथ व्यापार का एकाधिकार तुम्हें दे दिया, तुम्हारे उसमें मैंने कोई शेयर नहीं। तो बस ये था कि ये दोनों व्यापार जो था अभी भी पूरा का पूरा कंप्लीटली एकाधिकार कंप्लीटली तुम बोल दो कि कंपनी के पास ही था, बाकी सब में ब्रिटिश सरकार घुस चुकी थी। तो ये इसके सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिटिश सरकार जो है अब इसके भीतर अंकुश लगाना चाहना स्टार्ट कर दिया था।
अपने अधिनियम, अपने एक्ट उस पर चालू कर दिए थे। प्लस इस एक्ट के द्वारा सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो है ब्रिटिश सरकार ने एक लिमिटेशन बाउंड्री क्रिएट की, लिमिटेशन या सीमा क्षेत्र बनाया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक सीमा क्षेत्र बनाया, एक लिमिटेशन किया, और ये सारे लिमिटेशन लिखित लिमिटेशन थे। यानी कि पहले तो सारी चीजें बस इतना तुम करोगे, इतना तुम करोगे, ये होगा चल रहा था, बट नाउ प्रॉपरली एक डिफाइंड वे में कि ये चीज तुम्हारी है, ये चीज मेरी है, तुम्हें इतना करना है, तुम्हें 20 साल का दिया गया है, तुम बोर्ड ऑफ कंडक्टर से मेरे कंट्रोल में रहेंगे, तुम्हें सारी चीजें राजस्व का मुझे शेयरिंग देनी पड़ेगी, ये सारी चीजें। तो चार्टर एक्ट का जो सबसे पहला चार्टर एक्ट था 1813 वाला, इसमें इसको बताया गया। ठीक है, सेकेंड दूसरा फिर से चार्टर एक्ट आया 1853 का। तो कभी कभी कोई अगर पूछे कि सबसे पहले संकेत कब मिला संवैधानिक विकास का, या हमारे नियम कानून बनेंगे, इसका एक गवर्नमेंट होती है, उसका संविधान होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके नियम कानून सारे लिखे हुए होते हैं। तो जो चार्टर एक्ट है सबसे पहले हिंट दिया कि हाँ संवैधानिक विकास होना चाहिए। तो एक चार्टर एक्ट है ना, इस चार्टर एक्ट में एरो बना के नोट लिखना कि इसने हिंट दिया फर्स्ट टाइम संवैधानिक विकास होना चाहिए, संवैधानिक विकास का या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का सबसे पहला हिंट किसने दिया, चार्टर एक्ट के 1813 वाले ने। फिर से एक चार्टर एक्ट आया और ये चार्टर एक्ट 1853 में बना। फिर से एक चार्टर एक्ट आया, तो हम लोग ये चौथा नंबर लिखेंगे। चौथा नंबर पे फिर से एक चार्टर एक्ट आया, जो कि 1853 में आया। ये दूसरा चार्टर एक्ट था। ठीक है, और हम लोग जो सीमा पढ़ रहे थे वो क्या था, 1773 से लेके 1853 तक, और इधर से 1853 से लेके 1947 तक। तो इसका मतलब क्या है कि जो EIC के द्वारा जो बनाए गए एक्ट थे, EIC के लीज के दौरान जो बनाए गए एक्ट थे, ये लास्ट वाला है। ठीक है, अब इसने क्या किया कि देखो पहली बार तो एक गवर्नर जनरल वाला जो पोस्ट हमारा वहां पे चल रहा था, उसमें लास्ट में क्या कर दिया गया था, लास्ट में मैंने बोला था कि पिट्स ने उसको 4 से 3 कर दिया था। तो इस वाले एक्ट ने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, गवर्नर जनरल के पास 6 मेंबर्स की एक पूरी की पूरी काउंसिल बनी, ठीक है, किसके पास बनी, 6 मेंबर की, हाँ 6 मेंबर्स की काउंसिल यानी परिषद बनी। 6 मेंबर्स की एक पूरी की पूरी काउंसिल बनी, एक पूरा का पूरा तो जिसमें कि अब गवर्नर जनरल कानून बनाएगा, मुख्य न्यायाधीश होंगे, उच्चतम न्यायालय होगा, कोलकाता में होगा, और जो ये आपके बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, मद्रास हुआ, ठीक है, इन सबके वहां से प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, आप इसमें टोटल इस 6 मेंबर्स को उसमें ऐड किया गया, तो अब उसके पास टोटल 12 मेंबर्स होंगे। याद रखना गवर्नर जनरल की जो परिषद होगी, उस परिषद में टोटल 12 मेंबर्स होंगे। ठीक है, और फिर इसके जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, तो उस वक्त इसको सर्वोच्च न्यायालय बोला जाता था, सर्वोच्च न्यायालय बोला जाता था। और ये सर्वोच्च न्यायालय कहाँ था, कलकत्ता में था। ठीक है, कलकत्ता में था, और इस कलकत्ता में बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, मद्रास हुआ, ठीक है, आगरा हुआ, इन सब से क्या जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव जज जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि जज जाएंगे।
सम्मिलित होंगे, जाएंगे, जो भी इसकी पूरी की पूरी जो मेंबर्स की जो लिस्ट होती है इसमें वो लोग जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें वहां पे बनाएंगे। अच्छा, क्लियर। फिर कानून बनाने के लिए एक अलग सा पूरा का पूरा जो लॉज हैं उन सबको बनाने के लिए एक पूरी की पूरी अलग विधायिका होगी। ठीक है, और पूरा का पूरा अलग परिषद होगा, जिसे बाद में लघु परिषद या स्मॉल लेसर वन काउंसिल के रूप में डेवलप किया गया। लेकिन ये उस वक्त तक आ चुका था कि अलग पूरा का पूरा एक डेवलपमेंट किया जाएगा, जिसमें कि लोग बैठ के विधियां तैयार करेंगे, वहां पे बहस होगा, वहां पे डिस्कशन होगा, तब जाके उसको फाइनलाइज किया जाएगा। ये सारी चीजें इस वक्त आ चुकी हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा तुम लिख दो कि स्मॉल हाउस या लघु सदन, लघु सदन किसके लिए? विधायिका के लिए। विधायिका, विधायिका लिख दो तो चलेगा ना? विधायिका यानी कि आपके लेजिस्लेटिव वर्क्स के लिए। आप इंग्लिश लिख लो, हिंदी में लिख लो। वर्क्स के लेजिस्लेटिव वर्क्स के लिए वहां पर उसने एक कानून बना दिया था। क्लियर? एक पॉइंट और इसमें इंपॉर्टेंट है, जो कि एक छोटा सा नोट बना के लिखना है इसमें देखो, सिविल सर्विसेज क्या होती है? सिविल सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो कि ब्यूरोक्रेट्स को बनाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स यानी कि नौकरशाह। नौकरशाह यानी कि आज के जो आईएएस, आरएस या स्टेट पीसीएस जो होते हैं वो क्या तैयार होते हैं? वो ब्यूरोक्रेट से तो तैयार होते हैं। तो ये सिविल सर्विसेज था। तो उस वक्त क्या था कि इसके पहले तक चार्टर के 53 वाले के पहले तक क्या था कि जितने भी सिविल सर्विसेज होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ वहाँ के लोग अंग्रेजी शामिल होंगे और कोई उस एग्जाम को अटेंड भी नहीं कर सकता, क्वालिफाई भी नहीं करेगा, भरेगा नहीं, मेन तो फॉर्म ही नहीं भरेगा। लेकिन जब ये 53 वाला आया ना, तो इसने ये नियम लगाया, भले ही उसके क्वेश्चंस अलग होते थे, मतलब सेटल अलग प्रोसीजर होता था, बट हाँ ये था कि सिविल सर्विसेज में भारतीय भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें का एक इम्पॉर्टेंट नोट ये था कि इंडियंस कैन अप्लाई फॉर सिविल सर्विसेज। मतलब कि भारतीय भी सिविल सेवा में अब आवेदन कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। भारतीय भी सिविल सेवा में शामिल हो सकते हैं। तो ये था चार्टर एक्ट का जो दूसरा वाला था। तो ये चारों जो एक्ट्स थे, ये चारों एक्ट्स किसने बनाए थे? ये चारों एक्ट्स तुम्हारे ईआईसी के दौरान तैयार हुए थे। अब ईआईसी गई, क्योंकि ईआईसी का लीज खत्म हुआ, उसको फिर से नहीं बढ़ाया गया। जो 20 सालों का लीज दिया गया था उसको फिर से नहीं बढ़ाया गया। अब ब्रिटिश शासन पूरी आ चुकी, क्योंकि वो देखो ना आधी चीजें तो उसने बना दी, सुप्रीम कोर्ट बना दिया, विधायिका बना दी जो करने के लिए, फिर निर्णायक निर्देशन मंडल बना दिया, निर्देशन मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया, उसमें सदस्य रखे। ठीक है, और सारी चीजें वो कर चुके थे। आधा चाय और चाइना के साथ व्यापार में उसको एकीकरण दिया था, खत्म कर दिया 20 साल के बाद। तो अब सब कुछ खत्म हो गया ईआईसी का, अब क्या आ गया? ब्रिटिश क्राउन आ गया। तो हेडिंग डालो ब्रिटिश। आज हम लोग स्पेसिफिकली पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे, स्टेट क्या होता है, स्टेट या राज्य किसे कहेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी अगर पूछ ले बाय, तो हमने कल देखा था कि स्टेट के प्रॉब्लम क्या होती है, उसमें एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर होगा, ज्योग्राफिकल या भौगोलिक पार्ट होगा। ठीक है, उसकी एक जनसंख्या होगी या पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन या जनसंख्या होगी। ठीक है, उसमें क्या होगा? एक सरकार होगी या एक गवर्नमेंट होगी। ठीक है, और चौथा क्या होगा? उसमें संप्रभुता होगी, प्रभुता या ठीक है, उसमें एक संप्रभुता होगी या सोवरेनिटी होगी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो
कल भी हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग इस बात को डिस्कस किए थे कि हम लोग ऐसे ही किसी चीज़ को स्टेट नहीं करेंगे, क्योंकि पॉलिटी क्या है, पॉलिटी या हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं। राज व्यवस्था यानी कि राज यानी कि शासन, तो शासन करने की व्यवस्था कैसी होगी, तो हम शासन करने की व्यवस्था तभी पढ़ेंगे जब हमारे पास शासन करने लायक कोई चीज़ तो होगी ना, उसी के ऊपर करेंगे। तो हमने अभी जब इंडिया स्टेट लिखा है तो इसका मतलब हम लोग पूरे के पूरे उस भूभाग को, पूरे इंडिया को ही या पूरे भारत को ही हम लोग अभी स्टेट का दर्जा देंगे। तो स्टेट होता क्या है, स्टेट हम उसी चीज को बोलेंगे जहां पर एक क्या होगा, एक ज्योग्राफिकल एरिया होगा, भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, एक भौगोलिक एरिया होगा। ठीक, इस एरिया के ऊपर ही हम क्या करेंगे, उसको हम लोग एक राज्य का दर्जा दे सकते हैं। अब उस राज्य के भीतर जो हमारी बेसिक इम्यूनिटीज है, क्या जल जरूरी है, हवा जो सांस लेने लायक हो वो जरूरी है, और क्या चाहिए वहां पर ऐसी जमीन होनी चाहिए जिसपे कि हम कुछ कृषि करके उगा के खा सके, ठीक है, जहाँ पे हमारा क्या जो फीडिंग लाइफ साइकिल है वो चल सके। ठीक, तो इसका ज्योग्राफी में सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। फिर पॉपुलेशन, अब शासन कर भी रहे हैं तो किसके ऊपर शासन कर रहे हैं, कोई एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, कोई एक जनसंख्या होनी चाहिए, तो स्टेट हम उसी को कहेंगे जहां पर एक जनसंख्या वास करती हो, जहां पर एक पॉपुलेशन स्टे करती हो। सरकार, अब इतने सारे लोग हैं, सब अपना मनमानी डिसीजन ले सकते हैं, नहीं मैं तो यहाँ जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, वो भी कहेगा मैं यहाँ जाऊँ, तो एक जाम सा, एक जमावड़ा सा, एक अजीब सा, एक हौच पौच तैयार, डिसऑर्डरनेस तैयार आ जाएगी। तो एक सुचारू रूप से एक क्षेत्र को चलाने के लिए, जिसमें जनसंख्या का वास हो, उसको चलाने के लिए एक सरकार की, एक गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है, उस चीज को हम क्षेत्र कहेंगे। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है संप्रभुता। संप्रभुता वर्ड हम लोग जब प्रस्तावना पढ़ेंगे या हम लोग जब प्रियम्बल पढ़ेंगे या हमारे जो इस पॉलिटी संविधान सभा का जो के लोग मिलकर जो संवैधानिक विकास किए उसको जब पढ़ेंगे, तो ये वर्ड हमारे प्रस्तावना में दिया हुआ है, सॉवरेनिटी या संप्रभुता। इसका मतलब होता है कि जो एरिया या जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिफाइन किया है, जहाँ पर पॉपुलेशन वास करती है, जहाँ पर सरकार है, वो क्या करेगी, उसके पास ये अधिकार होगा कि हम अपने क्षेत्र में क्या डिसीजंस लेते हैं, हम इसको कैसे चलाएंगे, हम किसी और के साथ क्या संबंध स्थापित करेंगे, हमारा निर्णय रहेगा। या सिर्फ यही तो एक भूभाग नहीं है, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे भूभाग हैं, वहां की भी अपनी कोई स्टेट होगा, वहां का भी अपना कोई राज्य होगा, वहां का भी गवर्नमेंट होगा, वहां की भी पॉपुलेशन होगी, तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध स्थापित होगा, यहाँ पर कुछ हो तो यहाँ पर के लोग वहां का क्या रिएक्शन देंगे, अगर उनको रिएक्शन देना है तो देंगे, नहीं देना है तो नहीं देंगे, ये सारी चीजें वो राज्य खुद डिसाइड करेगा, कोई बाहर वाला आके डिसाइड नहीं करेगा। मतलब हमारे यहाँ पर कैसी सिक्योरिटी रहेगी, हम क्या बनाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, हम कैसे लोगों को ट्रीट करेंगे, हमारे सरकार के क्या आर्टिकल्स होंगे, कैसे कानून चलेगा, तुम मुझे डिसाइड नहीं करोगे, मैं अपना खुद डिसाइड करूंगा। तो किसी राज्य को अगर हम राज्य कह रहे हैं, किसी कंट्री को अगर हम एक राज्य का दर्जा दे रहे हैं, तो उसमें संप्रभुता का होना बहुत बहुत जरूरी है। ये उसको आत्मनिर्भर बनाता है, उसकी आइडेंटिटी को बनाता है, वो लोगों के सामने कैसे खुद को फेस करेगा वो बनाता है, उसमें एक पूरा का पूरा यूनिक कोड डेवलप करवाता है। ठीक है, तो ये बस एक स्टेट लिखना और ये 4 पॉइंट लिखना, बस उसके भीतर कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो फर्स्ट डिस्कस करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे क्या, हम डिस्कस करेंगे कि ये जो आपका विकास हुआ, देखो सबसे पहले कल भी हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे इंट्रोडक्शन में, तो हमने बोला कि ईआईसी है, ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है, तो अब हम लोग लगभग देखो ये जो 17 का एरा था, 17 का, तो ये 17 जब प्लस हो जाता है तो हम लोग उसको 18वीं सदी कहेंगे। ठीक है, जब हम लोग 19 प्लस कर देंगे तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, 20वीं सदी कहेंगे। प्लस में सदी चेंज हो जाती है, वो सेम टू सेम नहीं रहेगा। तो 1774 हम लोग देखेंगे, इस सदी से क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था कि हाँ हमें स्वतंत्रता चाहिए, हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे,
उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई थी, मराठाओं के बाद युद्ध भी हो गए थे जिसमें मराठा हार गए थे। फिर उधर जो नवाब थे लखनऊ के, वो भी वाला केस हो चुका था, मुगल का जो जफर थे वो भी एकदम ना के बराबर उन लोगों की संपत्ति। तो मेनली जो पावर सुपीरियरिटी पे काम कर रही थी वो कौन थे, वो हमारे EIC थी, यानी कि अंग्रेज थे, वो आ चुके थे। अब क्या हुआ कि ईस्ट इंडियन कंपनी, वही मैंने कहा था कि उनको लालच आया था कि यहाँ पे उन्होंने बहुत पैसा देखा था और वो चाहते थे, वो यहाँ पे यहाँ का डेवलपमेंट करना नहीं चाहते थे, ठीक है, वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखना चाहते थे, यहाँ से कैसे लूट के वो बाहर ले जाए अपना पैसा, अपने को डेवलप करें। तो वहां पर मैंने वहां पे भी बोला था, वहां पे 2 हाउसेस का सिस्टम था, कुछ उसको चलाते थे, कुछ उसको बस नियम बनाते थे, ठीक है। तो उसी EIC कंपनी टाइम में क्या हुआ कि 17 मतलब 18वीं सदी के लगभग जो था, ये शासन करने के रेस्पेक्ट में कुछ एक्ट्स बनाए। क्यों? क्योंकि लोगों का अब विद्रोह चालू हो चुका था, लोग जाग चुके थे और छुटपुट हो रहा था, और वो शासन के रेस्पेक्ट में थे, लेकिन बहुत बड़े स्तर पे तो 1857 ही हुआ था, लेकिन छुटपुट चल रहे थे, लोगों की मेंटेलिटी चेंज होने लगी थी, और ये भी अब शासन करने के फॉर्म में आ चुके थे, अब बिजनेस नहीं, अब शासन करने के फॉर्म में आ चुके थे। तो इन लोगों ने 4-5 एक्ट्स बनाए थे, अधिनियम बनाए थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्राउन का इन्वॉल्वमेंट हुआ। क्यों क्राउन का इन्वॉल्वमेंट हुआ? क्योंकि क्राउन ने क्या किया था, क्राउन यानी कि ब्रिटिश सत्ता जो ओरिजिनल ब्रिटेन में बैठी है, वो एक क्वीन एलिजाबेथ के नाम पे चलती थी, ठीक है। तो उन लोगों ने इनको लीज में दिया था। लीज यानी कि कुछ साल होते हैं जिसमें कि बोला जाता है कि हमने ये चीज तुम्हें कुछ सालों के लिए दी है, कुछ सालों बाद इसकी अधिकारिता मेरे पास आ जाएगी, मैंने कुछ सालों के लिए तुम्हें लीज पे दिया है। लीज का मतलब ये होता है। तो उन्होंने उनको लीज पे दिया था कि तुम जाओ, तुम हमारी नागरिकता के लोग हो, तुम वहां जाओ, तुम वहां पे व्यापार करो, और कुछ टैक्स वगैरह वो सब तो जब यहाँ पे लाओगे हम लोग ले ही लेंगे। तो वैसा लीज दिया था, लेकिन बाद में उनको लगा कि ये वहां पे शासन करने के फॉर्म में आ चुके हैं, और साथ ही साथ वो उतना हमें जितना कमा रहे हैं उतना हमें देने। क्या थी ये? तो कंपनी थी, यानी कि ये क्या थे, ये बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इंडस्ट्रियलिस्ट अपना फायदा देखता है, वो पैसा देखता है, वो देश नहीं देखेगा उतना, ठीक है। तो फिर जब क्राउन को ऐसा लगने लग गया कि ये हमारे ऊपर फायदे का सौदा नहीं है, वो वहां पर शासन करना चालू कर दिए। तो फिर क्राउन ने क्या किया, सब कुछ खत्म करवा दिया। धीरे धीरे वो एक्ट्स ऐसे बनाते गए कि सब कुछ खत्म करवा दिया गया, सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। तब क्राउन ने अपने अधिनियम बनाए, अपने शासन बनाए, जिससे कि वो क्या करती है, भारत पर शासन रूल किया, नियम बनाए, बहुत सारी चीजें कर पाए, ठीक है। तो जब हम इस डेवलपमेंट प्रोसेस को देखेंगे, किसके डेवलपमेंट प्रोसेस को देखेंगे, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट स्टेजेस, ठीक है, यानी कि संवैधानिक विकास के चरण। तो इस चरण को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला भाग होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए गए एक्ट्स या अधिनियम, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे कि क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा बनाए गए क्या एक्ट्स, ठीक है। तो इसका एक्ट्स का क्या होगा, इसका मतलब जब 1700 से चालू हो चुका था, जब 1700 से चालू हो चुका था, इसका मतलब 1700 से इनका एक्ट बना, पर जैसे ही ये खत्म हुआ तो उधर से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें ये होगा 1773 से लेके 1853, ठीक है। और ये क्या किया, 1853 से लेके 1947, ठीक है। तो इन लोगों ने इसमें इतने एक्ट्स बनाए। इसके बाद हम लोग इसके एक्ट को देखेंगे। तो ये
पीरियड का कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए बताया जिससे कि तुम्हें ये पता चले कि ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, इसका मतलब ये 19वीं सदी हो गया ना, और वो 20वीं सदी हो गई। ठीक है, आगे दूसरा हम लोग देखेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत बनाए एक्ट्स या अधिनियम। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत बनाए गए एक्ट्स। अब जो है सन याद करना, क्योंकि इसी से पूछा जाएगा 1915 का, 1935 का, ये सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे, जो मतलब जो एक्ट्स पास्ड हुआ ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत शासन अधिनियम। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पहला होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, क्योंकि ये ऑलरेडी एक सरकार है जो ब्रिटेन में चलती है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम। सबसे पहला वाला क्या था, 1858 का अधिनियम था। भारत शासन अधिनियम में अब क्या हुआ कि जब लीज खत्म कर दिया, ब्रिटिश क्राउन ने डिसाइड कर लिया कि हमें यहीं पे शासन करना है, जब हमारा यहीं पे शासन करना है। अच्छा, ये डेट देख के कुछ याद आ रहा है, 1858। इसके बाद ही तो अपना वो स्वतंत्रता आंदोलन की मतलब छिड़ गया था, 57 में छिड़ गया था, एक साल पहले हो हाँ, तो इन्होंने तभी सब तो कुछ इसीलिए किया इन्होंने। हाँ, 1857 में क्या था कि प्रथम क्रांति, ठीक है, प्रथम क्रांति, फर्स्ट क्रांति स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, 1857 की क्रांति, रेवोल्यूशन या नहीं आया पाया सब, बस एक ही बंदा आया था। हाँ, रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। तो अब रेवोल्यूशन स्टार्ट होने, इसका मतलब ब्रिटिश सत्ता को पूरा का पूरा निर्णय बना के वापस आना पड़ेगा। तो इसलिए ये 18 जब आओ तो उसके पहले एक बार ध्यान रखना कि वो हो चुका था, इसलिए क्योंकि ये क्रांति हो चुकी थी, लोग जागृत हो चुके थे, और जो कवि थे हमारे, ये कवि का रोल हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होता है। Nowadays बॉलीवुड ने इसको पूरा कचरा पट्टी कर दिया है। I'm just saying the slang language की कचरा पट्टी। अभी ये लोग एक सिग्मा मेल का जो नया कैरेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज नॉट राइट। उस वक्त अगर ये कवि नहीं होते तो कितने ऐसी पुस्तकें हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान की हिस्ट्री में, क्योंकि हम लोग राजस्थान के एग्जाम्स आरपीएससी को डिस्कस कर रहे हैं। वैसे अलग स्टेट में अलग कवि होते थे, ये कवि ही थे जो उस वक्त तो चलचित्र थे नहीं, सिनेमा वीडियोग्राफी इतना था नहीं, ये कवि थे जो भीतर की चेतनाओं को जगा के रखते थे। जो नौजवान थे, जो उस वक्त का यंग जनरेशन थी, उस वक्त के यंग जनरेशन को अपने देश के देशभक्ति जगाना कितना ज्यादा उनको, क्योंकि वो हताश भी तो होते थे, बिकॉज उनके पास सोर्सेस नहीं होते थे, उनके पास तकनीकें नहीं होते थे, कवि ही थे जो उनके रसों में अभी भी जोश जगा के रखे थे। नाउअडेज हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज को देख नहीं पा रहे हैं, बट उस वक्त में ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इवन आप बहुत सारे पिक्चर्स देखोगे, मेरे को एक पिक्चर याद है, बालिका वधू, बालिका वधू सचिन की है, बहुत ही उस वक्त में एक कवि का जो गीत गा रहा है, वो गीत को दिखाया गया कि उस समय जो मरते थे लोग और अपने दोस्तों को देखते थे मरते हुए, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो एक रेवोल्यूशन का, अपने को स्वाधीन करने का जो जज्बा था, वो कवियों के द्वारा किया गया था, सन्यासियों के द्वारा किया था। हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम लोग इस 1857 की क्रांति को राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि हमारे राजस्थान की हिस्ट्री में क्या इम्पैक्ट हुआ, या हमारे राजस्थान में ये क्रांति कैसे स्टार्ट हुआ, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि एक सन्यासी थे, वो सन्यासी ने हमारे एक जिले में कैसे गीतों के द्वारा और अपने आंखों देखे हाल के द्वारा 1857 की क्रांति को कैसे जगाया, एक हम लोग देखेंगे इसमें भी। ठीक है, सो कवियों का बहुत बड़ा रोल है हमारे 1857 की क्रांति में, या हमारे जो स्वाधीनता संग्राम में। इसीलिए
जो ब्रिटिशर्स थे वो ब्रिटिशर्स भले ही अपने फायदे के लिए वो चाहते थे कि चलो हम लोग इसको अंग्रेजी सिखाएंगे या हम लोग इसको थोड़ा पढ़ा लिखा बनाएंगे तो वो हमारे तरफ हो जाएंगे। जैसे कि हम लोग समाज सुधार रिफॉर्म्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बहुत सारे कोलकाता के जैसे मनमोहन राय और ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक व्यक्ति थे समाज सुधारक थे वो लोग, तो उनको बहुत जगाया गया, उनके फ्रेंड्स को बहुत जगाया गया कि तुम क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लो, तुम इतने अच्छे दोस्त हो, ये हो वो आजू बाजू बहुत सारी चीजें, बट देन ऑल्सो ही नेवर एक्सेप्टेड दैट। बोला कि नहीं मैं तुम्हारी भाषा सीखूंगा, सम्मान करता हूँ, बट आई नेवर चेंज माई रिलीजन। तो ये सारी चीजें उन्होंने बंगाल को सिखाया अपने फायदे के लिए, बट क्योंकि वो सीख के क्रांति में उसको कन्वर्ट कर दिया, उन्होंने अपने माइंड की पॉजिटिविटी में उसको डेवलप किया, जो आज की जनरेशन हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। दिस इज अ वेरी हार्ड फैक्ट। एनीहाउ, तो क्योंकि ये क्रांति उस वक्त स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है, तो क्रांति जब स्टार्ट हो चुकी थी तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ब्रिटिश शासन आ रही है, उसने लीज भी खत्म कर, तो वो पूरा का पूरा एकदम पैक्ड फॉर्म में आएगी, पूरा का पूरा प्लान्स बना के आएगी। तो ये 1857 का जो अधिनियम था ये कुछ इस प्रकार था, ठीक है। अब यहाँ पे दो सदन बन चुके थे, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का था और एक बोर्ड ऑफ कॉमन्स का था, ठीक है। बोर्ड ऑफ कॉमन्स का जो था ये सारे तुम्हारे वहां पर थे। देखो मैं तुम्हें अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात कर पाऊँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात कर पाऊँ, तो वहां पे लॉर्ड्स और कॉमन्स दो होते थे, तो वहां पे द्विसदनात्मक थे। तो यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर भी द्विसदनात्मक किया और एक को बोला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब जिसमें कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो कि उसको वो करेंगे, और एक होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दो अलग सदन बनाए। फिर उसने क्या किया कि जो ब्रिटिश जो होंगे उसमें जो मंत्रिमंडल होगा, उनके जो मिनिस्टर्स की जो पूरी की पूरी काउंसिल होगी, जो असेंबली होगी, मिनिस्टर्स की जो असेंबली होगी, उसमें सचिव बनाए, उसमें सेक्रेटरी पर्सन्स बनाए और बोले कि सारी चीजें एकदम सुचारू रूप से इसको ये चीजें हैंडल करनी है, उसको ये चीजें देखनी है। तो इसका मतलब है ये दोनों सदन बनाए, हाउसेस बनाया उन्होंने। हाउसेस बनाने के साथ साथ क्या बनाया, एक तुम्हारा ब्रिटिश मंत्रिमंडल, ब्रिटिश मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल को डिफाइन किया। डिफाइन करके किसकी पोस्ट लाई, सचिव की पोस्ट लाई, सचिव यानी कि सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को डिफाइन किया, उसकी पोस्ट लाया और उस पोस्ट में अच्छे से सारी चीजों को, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत राज्य का सचिव, भारत राज्य का सचिव कहते हैं इसे, ठीक है। भारत राज्य का सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। देखो उसने क्या किया कि स्टेट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश का सिर्फ यहाँ नहीं था, और भी बहुत सारे जगहों पे उन्होंने मुंह मार के रखा था, और भी बहुत सारे स्टेट्स को उन्होंने मुंह मारा था। तो ये स्टेट्स क्या है, ये इंडिया वाला जो स्टेट है, इंडिया को जो राज्य डिफाइन किया, वहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया या भारत का राज्य सचिव, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें उसने डिफाइन की, इसमें सदस्य भी रखे, ये सारी चीजें तो अलग से है। अब देखो ये जब हो गया ना, तो हम लोग अब तक क्या देख रहे थे, वो तुम्हारा किसको देख रहे थे, गवर्नर जनरल के पद को देख रहे थे, ठीक है। अब तक हम लोग ने क्या देखा था, गवर्नर जनरल, पहले तो जनरल था, फिर प्रेसिडेंसी इसको मिला के गवर्नर जनरल बना। अब जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या डिफाइन किया गया, दूसरा तीसरा नंबर यहाँ पे वायसराय डिफाइन किया गया, ठीक है। वायसराय जैसा न्यू टर्म आया, पहले क्या हुआ करता था, गवर्नर जनरल को पद को हटा के क्या कर दिया गया, वायसराय का प्रयोग किया गया, ठीक है। अब ये वायसराय क्या करता है, जो ये वायसराय करता है, वायसराय डायरेक्ट क्राउन से बात करता है,
वो कोई रिप्रेजेंटेटिव मतलब अलग अलग जगह का नहीं, रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहा, वो डायरेक्ट सिर्फ एक को जानता है जो कि क्राउन को जानता है। तो वॉयसरॉय जो था, वॉयसरॉय ये क्या है, वॉयसरॉय एक प्रतिनिधि बोल दो, प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव बोल दो, रिप्रेजेंटेटिव किसका रिप्रेजेंटेटिव है, ये ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट है, ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होने के साथ साथ भारत का पहला वॉयसरॉय कौन बना, इसका मतलब भारत का पहला वॉयसरॉय कैनिंग बना, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, क्लियर है, ये चीज क्लियर होगी। तो ये नाम जरूर याद रखना, कैनिंग के पास ऐसा गोला बना दो, कैनिंग के पास ऐसा गोला बना दो, तो नाम याद है वो लॉर्ड। तीन नाम हम लोग इम्पोर्टेंट पढ़े, एक सुप्रीम कोर्ट का पहला नाम क्या था बताओ, एमपे, पहला वाला जज पढ़ लिया, पहला वाला गवर्नर जनरल पढ़ लिया हेस्टिंग्स, और पहला वाला वॉयसरॉय पढ़ लिया कैनिंग। ठीक है, वॉयसरॉय अब याद रखना, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे वॉयसरॉय लेगा, क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है क्राउन का। तो वॉयसरॉय के समय कौन सा अधिनियम के समय कौन सा वॉयसरॉय था, ये याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1858 में आई, वो ये सारी चीजों को लेकर। ठीक, क्लियर हो गया ना, पहला रिप्रेजेंटेटिव हो गया। अब दूसरा हेडिंग डालो, दूसरा आएगा भारत परिषद अधिनियम जो कि 1861 में है, ये मैं मिटा देती हूँ। अच्छा, इंडिया ठीक है, 1850। अच्छा, ये जो वॉयसरॉय था ना, इस वॉयसरॉय को बोला गया कि वॉयसरॉय ऑफ इंडिया जैसे पद नाम से इसको बुलाया जाता था, क्या नाम से, वॉयसरॉय ऑफ इंडिया, वॉयसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, इस नाम से बोला जाता, और इसका एक काम था कि वो हर साल पूरी की पूरी रिपोर्ट ब्रिटिश क्राउन को भेजेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इसका प्रतिनिधि, तो इसलिए मैंने दिखाया नहीं इसको। अब ये काउंसिल एक्ट बना, ये काउंसिल एक्ट का काम था कि जो ये देखो, अभी मैंने बताया था कि सबके पास कोई कमी होती है, दूसरा वाला आके वो कमी निकालता है, तो सेम इसका यही काम था कि जो इसके पहले वाला जो शासन अधिनियम आया, उस शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के की जो कमियां थी, वो पहले बात इस कमियों को निकालेगा। दूसरा, संवैधानिक विकास के प्रोसेस में जो जो प्रॉब्लम्स थे कि उसको डिफाइन करेगा, उसका एक सदस्य होगा, सदस्य मंडल बनेगा, और सदस्य मंडल इस चीज को डिस्कस करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट इसका यही था कि कमियां निकालना था। ठीक है, साथ ही साथ जो तीन भारतीय थे, मैंने तुम्हें एक बार पहली बार बताया था कि मनोनीत वाला पॉइंट, ठीक है, मनोनीत किया जाता है सदस्यों को, प्रतिनिधि बनने के लिए मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा में होता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि वो अभी जो नियम बना है वो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टाइज्ड है। तो उस समय ये देखा जाता था, देखो तुमने सुना होगा कि राय चौधरी या ऐसे टाइटल्स दिए जाते थे पहले पहले के जमाने में, बंगाल में ब्रिटिशर्स ने खूब ऐसे टाइटल्स दिए जमींदारों को। ठीक है, मेरा भी जो टाइटल है राय चौधरी है हम लोग को भी मिला था बनारस में। ठीक है, अभी सारे टाइटल्स हम लोग पढ़ेंगे, खत्म करते रहेंगे। तो क्या था कि ये जो प्रतिनिधि मंडल था, इसने क्या किया कि 3 सदस्यों को मनोनीत किया। इसमें मनोनीत जैसे जो चीजें हैं इससे स्टार्ट हुई, 3 को किया, एक बनारस के राजा को किया, एक तुम्हारे पटियाला के राजा को किया, और एक दिनकर राव करके हैं उनको किया। इसको किया दिनकर राव, पटियाला के राजा, ये राजा, और एक तुम्हारे बनारस के राजा। ठीक है,
इन तीनों को क्या किया, मनोनीत किया। क्लियर? किसने मनोनीत किया बताओ? ब्रिटिश सरकार। कौन कर सकता है? ब्रिटिश सरकार में कौन मनोनीत कर सकता है? वायसराय। तो इस समय का भी वायसराय कौन है? कैनिंग ही है। इस समय का वायसराय भी कौन है? कैनिंग ही है। कैनिंग ही है। और इसने कहाँ पर मनोनीत किया? विधानसभा में। ठीक है, ब्रिटिश के समय जो विधानसभा बनी थी, उस विधानसभा ने कैनिंग ने इन 3 भारतीयों को क्या किया था? मनोनीत किया था। ठीक है, क्योंकि उस वक्त का जो वायसराय था यही था। यही चीजें 3 हैं जो हम लोग को इसमें जाननी है, इसमें और कुछ नहीं। अब इसमें एक चीज और है, देखो ये नॉर्थ वाला पार्ट, जब हम लोग राजस्थान हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना, तो हम लोग बोलेंगे कि जो अरावली है, जब हम राजस्थान का, देखो मैं कुछ इस टाइप का राजस्थान का मैप होता है जब हम लोग उसको अलग करते हैं, तो जो अरावली की श्रेणी है ना, वो तुम्हारी इस टाइप से है, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। तो उस वक्त जो था कि अरावली, विंध्याचल, ये सारी जो पूरा ओवरऑल इंडिया का मैप देख लेते हैं, तो अरावली हुआ, इन इसके ऊपर के पार्ट को हमेशा बोला जाता था नॉर्थ, और इसके नीचे के पार्ट को हमेशा बोला जाता था साउथ। लेकिन थोड़ा सा तुम्हारा महाराष्ट्र आ जाता था, लेकिन महाराष्ट्र फिर भी महाराष्ट्र को साउथ में भेज दिया जाता था। तो साउथ जब भी बोलो तो सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु और चेन्नई में मत पहुंच जाना, थोड़ा सा नाम मद्रास में भी आता है, क्योंकि ये जो पहाड़ी की जो रेंज होती थी, उस रेंज को डिवाइडर बनाया जाता था। एनीहाउ, तो क्या हुआ कि अब तक क्या था कि सब कुछ बंगाल के हाथ में दे दिया गया था, बंगाल प्रेसिडेंसी को दे दिया गया था। तो इस एक्ट ने क्या किया था, एक काम और इम्पोर्टेंट किया था कि एक तो इसने मनोनीत करवाया, वो तो अलग बात है, इसने मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी ना, मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, इसको अपने नियम, अपने कानून बनाने की स्वाधीनता दे दी। कानून बनाने की स्वाधीनता दी, बनाने की इंडिपेंडेंट कर दिया गया। ठीक है, जब हम इसको कानून बनाने के लिए इंडिपेंडेंट कर देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम क्या कर रहे थे, जब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, देखो, ठीक, सबको अगर यहाँ पे हम जोड़ दें, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन यानी कि क्या कहते हैं, केंद्रीकरण, केंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस मेन से सब डिवाइड कर दें, फ्लो ऑफ चार्ट ऐसे जा रहा है, फ्लो ऑफ चार्ट ऐसे आ रहा था, फ्लो ऑफ चार्ट ऐसे आ रहा था, तो डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं ना, डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण करेंगे इस प्रोसेस को। तो इसमें जब मद्रास को, पहले बंगाल को, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास सबकी चीजें इसको दे दी गई थी, कोलकाता प्रेसिडेंसी को दे दी गई थी, लेकिन उसने क्या किया, मद्रास को मद्रास के कानून नियम बनाने की छूट दे दी, इंडिपेंडेंसी दे दी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस एक्ट ने विकेंद्रीकरण किया, विकेंद्रीकरण को पहली बार इंट्रोड्यूस किया। तो हम ये लिखेंगे कि मद्रास प्रेसिडेंसी को तो दे दिया, प्लस उसने डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण जो प्रोसेस है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस किया। क्लियर है, फर्स्ट टाइम उसने विकेंद्रीकरण जैसे प्रोसेस को, हम लोग ने 10 से स्टार्ट किया था ना, चलो इसको खत्म करने के बाद हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसने क्या किया कि विकेंद्रीकरण जैसे प्रोसेस है उसको इंट्रोड्यूस किया। अब देखो एक समस्या आती है, जब कभी किसी के पास हम लोग पढ़ेंगे आगे कि जब हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, जब इंदिरा गांधी का, जब हम लोग प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो हम लोग इंदिरा गांधी को पढ़ेंगे, तो इंदिरा गांधी को थोड़ा सा हम लोग टाइम लेके पढ़ेंगे दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स के रेस्पेक्ट में, बहुत सारी उस वक्त घटनाएं हुई थी उनके टाइम। तो जो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बैंकों का कैसे विकेंद्रीकरण या बैंकों का कैसे सेंट्रलाइजेशन जैसा प्रोसीजर उस टाइम था। तो क्या होता है, जब कभी कोई चीज बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो जाती है ना, तो पावर अपने पास जब बहुत सारी आ जाती है, तो मार्केट कंट्रोल जैसी चीजें आ जाती हैं।
तो ये जो काला बाजारी जैसी समस्या होती है, ब्लैक मार्केटिंग जैसी समस्या होती है, वो सेंट्रलाइजेशन के कारण होता है। समझ रहे हो बात को? या डिसेंट्रलाइजेशन जैसी समस्याएं होती हैं। तो अब क्या हुआ कि उसके पास सारी चीजें आ गई, जब सत्ता ज्यादा आ जाती है तो वो फिर उसमें डिस्प्यूट्स होने, मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए। तो उसने क्या किया कि नहीं, तुम ऊपर से बैठ के नीचे की चीजें देख नहीं पाओगे, जब तक ना पर्सन खुद वहां पे पहुंचेगा तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वहां की जड़ों की क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये तब की बात है, क्लियर है? तो डिसेंट्रलाइजेशन जैसा प्रोसेस इसमें स्टार्ट हो, क्लियर? अब जैसे हम लोग जो क्लास के पहले बच्चों को पढ़ाते थे, तो हम लोग यूपीएससी पढ़ाते थे, ठीक है? यूपीएससी हुआ, आरपीएससी हुआ, ये संस्थाएं होती हैं जो कि सिविल सर्विस और भी बहुत सारे एग्जाम्स को सिर्फ कंडक्ट कराती हैं। तो आईएएस जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हुए, तो आईएएस जैसे सर्विस जो कि सेंट्रल लेवल पे होते हैं, तो इनको कंडक्ट कौन? सिर्फ यूपीएससी करवाता है और मेरिट निकालता है, बाकी सारी चीजें और कोई काम नहीं होता, बाकी सारे प्रोसेस सारे सेंट्रल करते हैं। तो ये बाद की बात है कि अपने जिले में जहाँ का वो बंदा है, बर्थ प्लेस जहाँ का है, वो अपने जिले में जॉब नहीं कर सकता, उसको अलग सेक्टर अलग जोन चुनना पड़ता है। वाई? तुम अलग जोन में जाके वहां के लोगों की समस्या कैसे हैंडल कर सकते हो? तुम्हें तो अपने ही जोन का लेना चाहिए। तो ये एक डिबेट का पार्ट होता है, बट उस डिबेट को कैसे हैंडल कर दिया जाता है, ये बात किया जाता है कि जब आप कहीं के होते हो और वहीं पर जॉब करते हो, तो एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप उनका भला नहीं जान सकते पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि आपकी जो मेंटेलिटी डेवलपमेंट हुआ है वो उन्हीं रूट से हुआ है और वो उन्हीं को ही सही सोचता है, वो अपार्ट फ्रॉम दैट सोच ही नहीं पाता है, ठीक है? हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी होती है कि दूसरे स्टेट्स में वहां पर अच्छी सुविधाएं हो, वो अच्छा है इसके रिस्पेक्ट में, इसलिए आपको दूसरा जोन दिया जाता है कि अपने दूसरे जोन की जो अच्छाइयां हैं, जो डेवलपमेंट प्रोसीजर्स है, जो टेक्नोलॉजी है, आप दूसरे स्टेट में ले जाओ। जैसे कि मान लो कोई अगर नीचे मद्रास जोन का, चेन्नई जोन का हो गया, तो अगर वो चेन्नई जोन का राजस्थान जोन में आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत सारे टेक्नोलॉजी को लेके आएगा, बहुत सारे एजुकेशन फैक्टर्स को लेके आएगा, बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटीज को लेके आएगा। आज से 35 साल पहले साउथ में आप एक नॉर्मल सा जो डिलीवरी पेन होता है वो आप एक इंजेक्शन से करवा सकते हो और बहुत सारे मॉडिफिकेशन करवा सकते आज से 30 साल बाद। बट क्या ये यूपी और राजस्थान जैसे स्टेट्स में वहाँ के डॉक्टर्स या वहाँ के फीमेल्स का जो डिलीवरी होता था, तो क्या ये पॉसिबल था? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। बट 30 साल पहले बैंगलोर में ये सुविधाएं उपलब्ध थी। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स को डिस्कस करने के लिए हम लोग जोनल चेंज कर देते हैं, ये है उसका आंसर। तो सेम टाइम डिसेंट्रलाइजेशन भी इसी का ही एक रिजल्ट है। क्लियर है?